गुड मॉर्निंग टू ऑल। पूर्व के वीडियो के अंदर हमने नवीकरण और अनवीकरणीय जो ऊर्जा संसाधन है उसके ऊपर चर्चा की। उसके अंदर हमने जो सौर ऊर्जा उसके ऊपर हमने बात की। आज जो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है उसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन है जिसको हम पवन ऊर्जा के रूप में जानते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और ये जैसे हमने आपसे पहले भी कहा कि जो नवीकरणीय संसाधन फ्रीली अवेलेबल है, तो जो विंड की अवेलेबिलिटी है सब जगह ही उपलब्ध रहती है। लेकिन जो सबसे ज़रूरी जो पवन चक्की के माध्यम से जो हम पवन ऊर्जा का निर्माण करते हैं, उसमें जो पवन की जो वेलोसिटी जो होती है उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो तटीय जो क्षेत्र होते हैं वो, और जो भारत का जो उत्तर पश्चिमी जो भाग है, जो वेस्टर्न राजस्थान का जो भाग है, वहाँ पर पवन की वेलोसिटी ज़्यादा होने के कारण ये सभी क्षेत्र पवन ऊर्जा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर पवन ऊर्जा के भारत में विकास की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तमिलनाडु के अंदर पवन ऊर्जा को एक व्यावसायिक ऊर्जा के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन उसके बाद जो अन्य राज्य हैं, जो तटवर्ती राज्य, चाहे वो केरल हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, वहाँ सभी में पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। अगर हम क्षमता की बात करें भारत के संदर्भ में, तो भारत में पवन ऊर्जा की जो क्षमता है वो 32,280 मेगावाट है। और वैश्विक दृष्टिकोण से अगर हम तुलना करें तो भारत की जो स्थिति है चीन, अमेरिका और जर्मनी के जो बाद चौथे स्थान पर है। और 2022 तक हमारा जो लक्ष्य है पवन ऊर्जा क्षमता की जो वर्तमान स्तर है उसको बढ़ाकर 60 गीगावाट तक उस लक्ष्य को हमने निर्धारित किया है, जो कि 2022 में हमें अचीव करना है। और अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है कि भारत की संपूर्ण ऊर्जा क्षमता में जो पवन ऊर्जा का जो योगदान है वो 10% है, या ये हम कहें कि 3.2 लाख मेगावाट जो ऊर्जा की जो पूर्ति है वो पवन ऊर्जा के माध्यम से भारत में की जाती है। अब यहाँ इस मैप से हम ये समझाने की कोशिश करें कि क्या प्रोसीजर होता है। जैसे हमने कहा कि जो पवन चक्कियाँ होती हैं, ये एक पवन चक्की है, इसके अंदर जो पंख लगे होते हैं उसको रोटर्स कहते हैं। और इस रोटर्स के ही अंदर हम नेक्सले विथ जनरेटर गियर बॉक्स होता है, कंट्रोल एंड रोटर शाफ्ट होती है। जब ये घूमता है तो ये जनरेटर वगैरह वर्क करते हैं और उसके बाद जो एनर्जी बनती है उसको हम ये जो बैटरी बैंक होता है उसके अंदर हम रिजर्व कर लेते हैं। और क्योंकि यहाँ जो पवन ऊर्जा के माध्यम से जो ऊर्जा बनती है वो डीसी फॉर्म में बनती है, डायरेक्ट एनर्जी के रूप में बनती है, और उसको हम यहाँ इन्वर्टर के माध्यम से एसी करंट के अंदर परिवर्तित कर देते हैं। और उसके बाद में हम उस ऊर्जा को जो सप्लाई ग्रिड होता है उससे भी जोड़ देते हैं, और साथ में डायरेक्टली जो घर होते हैं या जहां हमें पवन ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा की आपूर्ति करनी होती है वहां उनसे जोड़ दिया जाता है। अब अगर दुनिया के दृष्टिकोण जैसे हमने बात की कि कितनी कितनी क्षमता, तो ये 10 जो कंट्रीज़ हैं दुनिया के अंदर, जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं जो विंड कैपेसिटी के दृष्टिकोण से, हमने आपसे ये भी कहा कि भारत की जो पोजीशन है वो 4th पोजीशन है। और दुनिया के अंदर जो विंड एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है उसका 5.8% जो है ऊर्जा, पवन ऊर्जा की आपूर्ति भारत से की जाती है। सबसे ज़्यादा चाइना के अंदर 36.3%, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 16.2%, जर्मनी के अंदर 9.4%, इंडिया, देन स्पेन, देन यूके, फ्रांस एंड ब्राज़ील। अब नेक्स्ट जो पवन ऊर्जा से संबंधित कुछ फैक्ट हैं भारत के संदर्भ में, जैसे हमने आपसे कहा कि 1980s के अंदर जो पवन ऊर्जा का जो उत्पादन था वो तमिलनाडु में किया गया। उसके बाद आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, सभी राज्यों के अंदर पवन ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा उत्पादित की जा रही है। एशिया में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र है वो कच्छ के अंदर मांडवी जो स्थान है वहाँ स्थापित किया गया था। जब हमने राज्यों के संदर्भ में आपसे डिस्कशन किया था और गुजरात राज्य की बात की थी, तब हमने मांडवी जो विंड जो साइट है उसके बारे में भी हमने आपको बताया था। एशिया का सबसे बड़ा पवन फॉर्म जो है तमिलनाडु के मुपंडल में स्थित है, और महाराष्ट्र के सतारा में भी पवन जो ऊर्जा प्लांट्स है। राजस्थान के अंदर पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर के अंदर भी जो विंड पावर प्लांट्स है वो स्थापित किए गए हैं। यहाँ भारत के अंदर भी पवन ऊर्जा के उत्पादन के दृष्टिकोण से अगर हम राज्यों का अध्ययन करें तो सबसे ज़्यादा जो पवन ऊर्जा से जो उत्पादन किया जा रहा है वो तमिलनाडु में, देन गुजरात में, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र में, चौथे नंबर पे कर्नाटका में, और 5th नंबर पे जो है राजस्थान जो है पवन ऊर्जा के दृष्टिकोण से 5th स्थान पे है। अब इस स्लाइड में हम ये देख रहे हैं
कि जो विभिन्न राज्यों के अंदर जो उत्पादन जो क्षमताएं हैं, जो रेड जिस स्पॉट से हमने दिखाया है वहाँ पर जो विंड पावर प्लांट है वो वर्तमान में काम भी कर रहे हैं और उनकी जो क्षमताएं हैं वो अधिक है। यहाँ सुजलोन की जो बात की है, ये एक प्राइवेट कंपनी है जो वैश्विक स्तर पर विंड पावर के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी कंपनी है, जिसने भारत के विभिन्न राज्यों के अंदर पवन के जो ऊर्जा संयंत्र हैं वो स्थापित किया है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, सभी के अंदर, या वेस्ट बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, तो यहाँ सब जगह सुजलोन कंपनी के द्वारा ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। समुद्री ऊर्जा की जब हम बात करते हैं तो समुद्री जो ऊर्जा है भारत के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की जो समुद्री जो सीमा है वो अगर टोटल कोस्टल लाइन की हम बात करें तो 7,516 किलोमीटर है और केवल मुख्य भूमि की बात करें तो 6100 किलोमीटर है। इस दृष्टिकोण से भारत की वैश्विक स्तर से भी देखें तो भारत का जो सामुद्रिक जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है और उस दृष्टिकोण से जो ओशियनिक एनर्जी की जो संभावनाएं हैं वो बहुत व्यापक हैं। और ये जो ओशियनिक एनर्जी है, समुद्री जो ऊर्जा है, वो अलग अलग माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो वेव एनर्जी हो या तरंग ऊर्जा हो, टाइडल एनर्जी हो या ओटेक की हम बात करें, इन सब की चर्चा हम एक एक और करेंगे। सबसे पहले तरंग ऊर्जा की जो वेव एनर्जी जो होती है, जो समुद्र के ऊपर जो तरंगें चलती हैं उसके माध्यम से जो ऊर्जा को निर्माण किया जाता है, तो इसकी विशेषताएं क्या है? हमने कहा कि रिन्यूएबल है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, आसानी से आपको अवेलेबिलिटी है, लैंड की कोई ज़रूरत नहीं होती और किसी की ईंधन की आवश्यकता नहीं, कोई अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होता है, कोई वेस्टेज नहीं है। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे जो वेव्स की वेलोसिटी ज़्यादा होती है वहीं पर इसको स्थापित किया जाता है। कुछ जहाँ पर कोस्टल एरियाज़ के अंदर जो वेव एनर्जी हम डेवलप करेंगे वहाँ पर संयंत्र स्थापित किया जाता है, तो कहीं न कहीं वहाँ की जो जीव जंतु है, वहाँ का जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है, उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये क्योंकि कोस्टल एरियाज़ के अंदर ये किया जाता है, तो कोस्टल एरियाज़ के अंदर जो कॉमर्शियल जो जहाज़ होते हैं, सामुद्रिक जहाज़ होते हैं, उनके ऊपर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वेदर जो कंडीशन होती हैं कोस्टल एरियाज़ के अंदर वो जो है प्रेडिक्टेबल नहीं होती, इसलिए इसके द्वारा ऊर्जा स्थापित करने में कई बार समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ हमने ये दिखाया है इस डायग्राम के अंदर किस तरह से ये वेव्स हैं जो संचालित हो रही हैं। ये आपके जो शोर लाइन है, जो ऑफशोर एरिया होता है, तटवर्ती जो क्षेत्र होता है, उसके बाद बॉटम स्टैंडिंग है। ये एक फ्लोटिंग डिवाइस होती है जो कि शोर के नज़दीक स्थापित किया जाता है, जिनके माध्यम से इन वेव्स के माध्यम ये सबमर्ज ऑफशोर डिवाइस जो होते हैं, ये डिवाइस है, ये एक डिवाइस है जिसके माध्यम से इन वेव्स के माध्यम से ऊर्जा को निर्माण करने का। अब यहाँ तरंग ऊर्जा से संबंधित कुछ फैक्ट्स की हम बात करें तो भारत के जो क्षमता है लगभग 40,000 मेगावाट है और जो इंडिया का जो समुद्री जो अभियांत्रिक विभाग है, ओशियनिक इंजीनियरिंग डिपार्ट जो है, वो राष्ट्रीय की तकनीकी केंद्र के द्वारा केरल के अंदर विजिंगम के अंदर हमने परियोजना की स्थापना की गई थी केरल के अंदर, जो कि वेव एनर्जी के लिए स्थापित किया गया था। अब जब हम बात करते हैं टाइडल एनर्जी की, तो ये डिपेंड करता है जो ज्वार जो भाटा जो आते हैं और ज्वार के उठने और भाटा के गिरने से जो ऊर्जा का संग्रह होता है उसके द्वारा जो ऊर्जा का निर्माण किया जाता है उसको हम ज्वारीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। और इसके लिए ये आवश्यक होता है कि जो ज्वार भाटा की जो ऊंचाई है वो 5 मीटर से अधिक होनी चाहिए, तब ही हम वहाँ पर टाइडल एनर्जी का से ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। अलग अलग हमारी अगर क्षमताओं की बात करें तो 9,000 मेगावाट हमारी क्षमता है। अगर एरिया वाइज अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो खंबात की खाड़ी के अंदर सबसे ज़्यादा टाइडल एनर्जी की संभावनाएं हैं, 7,000 मेगावाट, कच्छ की खाड़ी में 1,200 मेगावाट, गंगा का जो सुंदरवन जो डेल्टा है उसका जो ईस्टर्न जो कोस्ट है वहाँ पे 100 मेगावाट की क्षमताएं हैं। 2010 में कल्पसर्ग जो खंबात की खाड़ी में ज्वारीय ऊर्जा के उपयोग स्थान पर यूएनडीपी के द्वारा की गई। 2011 में गुजरात सरकार द्वारा कच्छ की खाड़ी में 50 मेगावाट का प्रोजेक्ट स्थापित किया गया और ये कहें कि ये साउथ एशिया के अंदर या एशिया के अंदर पहला व्यावसायिक ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र है जिसकी स्थापना हमने कच्छ की खाड़ी के अंदर की थी। अब ज्वारीय ऊर्जा के क्या गुण हैं, क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं, उसकी बात करें तो ये जैसे कि टाइडल एनर्जी है, एक नवीनीकरण ऊर्जा संयंत्र है, पर्यावरण हितैषी है, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा उत्पादित की जा सकती है। इससे हम अनुमान भी लगाया जा सकता है कि ज्वार भाटा के कब आएंगे, क्योंकि जो स्थितियां जो परिवर्तित होती हैं
पृथ्वी के संदर्भ में चंद्रमा के दृष्टिकोण से देख लें तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसके आधार पे उस ऊर्जा को उत्पादित करना। ज्वारीय ऊर्जा की दक्षता काफ़ी अधिक होती है, इसका मेंटेनेंस जो होता है वो काफ़ी कम होता है, इस जीवन काल अधिक होता है, किसी तरह की जो हानिकारक गैसें हैं उसका उत्सर्जन यहाँ नहीं होता। और जब हम अगर इसके क्या लिमिटेशंस की बात करें, थोड़ा कॉस्टली ये होता है, पर्टिकुलर जो प्लेस होते हैं वहीं पर हम स्थापित कर सकते हैं। कई बार जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर नेचुरल जो क्लेमिटीज़ होती हैं उसकी संभावनाएं बनी रहती हैं, जो साइक्लोन्स वगैरह होते हैं तो वो समुद्री जो पारिस्थितिक तंत्र है उसके ऊपर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसकी जो टेक्निक है वो काफ़ी महंगी है, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। ये जो ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन की जो हम बात करते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओटेक की जब हम बात करते हैं, ये समुद्र की सतह और उसके आंतरिक भाग के अंदर जो तापमान में जो अंतर आता है उसके आधार पे जब ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है तो उसको हम ओटेक या ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन के नाम से जानते हैं। ओटेक विद्युत संयंत्र केवल तभी हम सफल हो सकते हैं जब सतह का तापमान तथा 1 किलोमीटर अंदर के जो पानी का तापमान का जो अंतर होता है, वेरिएशन जो होता है, जब तक वो 20 डिग्री सेल्सियस तक नहीं होगा तब तक हम इस तरह के माध्यम से, ओटेक के माध्यम से ऊर्जा का निर्माण नहीं कर सकते। ये इसकी लिमिटेशन है। ओटेक के द्वारा हमने प्रैक्टिकली जो लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप है वहाँ पे हमने इसका सफल प्रयोग किया था। पानी का विलवनीकरण वहाँ पे किया गया इसके माध्यम से। और भारत की अगर समुद्री तापीय ऊर्जा की क्षमता की बात करें, टोटल ओशनिक जो एनर्जी कैपेसिटी की बात करें तो वो हमारी लगभग 1,80,000 मेगावाट है। अब हम जियोथर्मल एनर्जी की बात करें, बड़ी नई कॉन्सेप्ट है और भारत या वैश्विक दृष्टिकोण से वे क्षेत्र, जैसा कि हमने प्लेट टेक्टोनिक का अध्ययन किया है, प्लेट टेक्टोनिक के दृष्टिकोण से जो एरिया सेंसिटिव होते हैं वहाँ पर या जहाँ पर वोल्केनिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, जहाँ पर मैग्मा का निर्माण होता है या उस तरह के जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो तापमान है वो अधिक होता है, तो वहाँ पर भूतापीय ऊर्जा के द्वारा हम एनर्जी का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि ये पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होती है इसलिए इसको हम भूतापीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। और ये जैसा कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में सतह पर यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम आइसोटेप की मात्रा पर्याप्त मात्रा है जिससे रेडिएशंस का उत्सर्जन होता है। और इस उत्सर्जन के माध्यम से या हाईली टेम्परेट जो मैग्मा होता है उसके माध्यम से हम ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। अगर इस तापीय ऊर्जा संसाधन की बात करें तो 4 तरह की चीज़ें जहाँ से हम भूतापीय ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। जलीय ताप जिसको हाइड्रोथर्मल कह सकते हैं, जियोप्रेसाइड बीन्स जो होती हैं उसकी हम बात कर सकते हैं, हॉट ड्राई रॉक्स जो गर्म सूखी चट्टानें होती हैं उन एरियाज़ के अंदर जियोथर्मल एनर्जी का निर्माण किया जा सकता है। जहाँ मैग्मा का निकलता है वहाँ पर हम भूतापीय ऊर्जा का, वैश्विक स्तर पर देखें तो जापान, जैसे कि हमने कहा कि वहाँ पर जो कन्वर्जेंस देखा जाता है, वहाँ पर जो चट्टानें हैं उनका समर्पण कन्वर्जेंस होता है, तो वो सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर भूतापीय ऊर्जा की काफ़ी संभावनाएं हैं। जापान, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, इटली, मैक्सिको, फिलीपींस, चीन, रूस, टर्की में। और भारत के दृष्टिकोण से भी हम देखें तो इसके कुछ हम क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, तो जैसे हमने आपको बताया नो एयर पोल्यूशन है। इसको हम लगातार उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई जो जियोग्राफिकल जियोलॉजिकल दृष्टिकोण से सेंसिटिव होते हैं, जहाँ पर पृथ्वी के आंतरिक चट्टानों के समर्पण की या कन्वर्जेंस की जो संपार्श्विक स्थिति देखने को मिलती है, या जहाँ पर जो गर्म जल स्रोत जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलते हैं उन एरियाज़ के अंदर जियोथर्मल एनर्जी का निर्माण किया जा सकता है। कुछ इसकी ड्रॉबैक्स भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं। ये लोकेशन डिपेंडेंट होता है, यानी कि पर्टिकुलर जो एरिया जहाँ पर ये सेंसिटिविटी देखने को मिलेगी वहीं पर हम जियोथर्मल एनर्जी का निर्माण कर सकते हैं। और जो नॉक्सियस गैसेज जो एटमॉस्फेयर को हार्मफुल जो गैसेज होती हैं वो भी यहाँ से निकलती है, चाहे उसमें मीथेन भी हो सकती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी हो सकती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकती है, नॉइज़ प्रॉब्लम भी जो स्टीम वेल्व्स होते हैं वहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। भारत के इस दृष्टिकोण से हम देखें तो यहाँ अगर इसको हम एनालाइज करके हम देखना चाहें तो हिमाचल के अंदर पूंगा, मनकरण और मणिकरण जो एरिया है वहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी का प्लांट स्थापित किया गया है। सूरज कुंड जो है वहाँ पर, तातापानी जो छत्तीसगढ़ के अंदर है वहाँ पर भी, छत्तीसगढ़ और एमपी की बाउंड्री के अंदर है, वहाँ जियोथर्मल की संभावनाएं हैं। एमपी के अंदर जो है सलबर्डी जो जगह है, या हमारे महानदी जो बेसिन है वहाँ पर, गोदावरी बेसिन जो है वहाँ पर, आपके जो महाराष्ट्र का जो पश्चिम तटवर्ती जो क्षेत्र है वहाँ पर जो वेस्टर्न जो कोस्ट है, काम्बे की जो खाड़ी है
गुजरात के अंदर वहाँ जो तवा जगह है वहाँ पर भी जो जियोथर्मल की जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी अधिक है। तो इन एरियाज़ को हम आइडेंटिफाई हम करते हैं। अब जो बात हम करते हैं बायोगैस मास की बात करें तो भारत के दृष्टिकोण से कहें या वैश्विक दृष्टिकोण से, तो यहाँ हमने डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की है। एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, वनस्पति और पशुओं का जो अपशिष्ट होते हैं उसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर हम स्रोत की बात करें बायोमास एनर्जी के, तो सीवेज जो अपशिष्ट होता है उसके द्वारा, नगर पालिका जो ठोस अपशिष्ट होता है उसके द्वारा, कृषि और घरेलू अपशिष्ट जो होते हैं उनसे हम बायोमास एनर्जी का निर्माण कर सकते हैं। औद्योगिक जो अपशिष्ट है, इंडस्ट्रियल जो वेस्टेज होता है या जानवरों से जो अपशिष्ट होता है उनके माध्यम से, इस डायग्राम के अंदर जो बायोमास के जो सोर्सेज हैं जैसे हमने बताया एग्रीकल्चर एंड क्रॉप्स के जो अपशिष्ट हैं, सीवेज है, म्युनिसिपल जो सॉलिड वेस्ट होता है वो, इंडस्ट्रियल जो वेस्टेज होता है, फॉरेस्ट एंड जो क्रॉप से जो अपशिष्ट होते हैं उनके द्वारा भी हम बायोमास एनर्जी का, यहाँ हमने इसके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं उनके ऊपर, या क्या चैलेंजेस हैं उनके ऊपर हमने यहाँ बात की है। जैसे प्रॉपर्टीज़ की बात करें, विशेषताओं की बात करें, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है, वेस्ट रिडक्शन है, यानी कि जो वेस्टेज जो निकलता है उसको हम कम कर सकते हैं। इसकी रिलायबिलिटी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस है, इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, स्पेस का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, सम एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स भी इसके देखने को मिलते हैं। अब है हाइड्रोजन एनर्जी की बात करें, वर्तमान के अंदर जैसा कि हम जानते हैं कि जल की उपलब्धता जहाँ होता है, H2O जो होता है उसके अंदर हाइड्रोजन की मात्रा होती है। सबसे पहले जो हाइड्रोजन की जो खोज की थी 1966 के अंदर हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया, जिसने बताया कि लोहे पर तनु सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया से उन्होंने इसको प्राप्त किया था। ये एक ज्वलनशील वायु के नाम से भी इसको आइडेंटिफाई किया 1883 में। लिवासिया ने इसे हाइड्रोजन का नाम दिया, और क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ जलकर बनती है इसीलिए इसको हाइड्रोजन गैस के नाम से भी जानते हैं कि केमिकल एलिमेंट है। अब जो इसकी उपलब्धता की हम जब बात करते हैं तो समुद्र के अंदर जो जल की उपलब्धता है वहाँ पर उसके हाइड्रोजन की है। तो हाइड्रोजन एक स्वच्छ और तरल और जीवाश्म ईंधन के रूप में आजकल इसकी जो उपयोगिता है धीरे धीरे बढ़ रही है, और भारत के अंदर भी इसके ऊपर जो रिसर्च हैं धीरे धीरे किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से इसको रिसाइकिल किया जा सकता है। आपके जो टू व्हीलर्स होते हैं, दहन सिस्टम जो होते हैं वहाँ पर हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से आज के वीडियो के अंदर हमने जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, वेरियस रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, उनके ऊपर हम बात की। आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ आपकी क्वेरीज़ होती हैं तो आप वो भी मैसेज कर सकते हैं। आप लोगों को इतने सारे वीडियोज़ हैं, आपको लगता है कि आप लोगों से शेयर कर सकते हैं, कीजिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कीजिए। धन्यवाद।